बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। रमजान में महंगाई पर कैसे कंट्रोल किया जाए, सिंध हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई। महंगाई पर काबू पाने के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतों के तयन के हवाले से लाएअमल तैयार कर लिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का कहना है, महकमा प्राइसेस रमजान में चीनी, गोश्त, आटा, मछली, दूध और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुकर्रर करेगी। टमाटर 70 से 80 रुपए, भिंडी 180 से 200 रुपए, लौकी 80 से 100 रुपए, लहसुन 180 से 200 रुपए, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूती दिखाई दे रही हैं, जिसके पेश नजर खरीदार समेत दुकानदारों में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि कमिश्नर कराची की जानिब से लगाई गई रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शहर भर में मुनाफाखोरी उरूज पर है। कराची में एक बार फिर चाइना कटिंग शुरू। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर खुलेआम सरकारी जमीन पर मकानात की तामीर। मुबीना टाउन पुलिस की सरपरस्ती में चाइना कटिंग से इलाका मकीनों में तशवीश की लहर। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 16 एकड़ अराजी पर फ्रॉड पकड़ा गया। इदारा तरक्कियात कराची के अफसरान ही जमीनों की हेर फेर में शामिल। सरजानी टाउन स्कीम 41 में KDA की अराजी के चालान बंद। जाली चालान अलॉटमेंट्स के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। KDA के एडिशनल डायरेक्टर एडमिन ने डायरेक्टर रिकवरीज को खत लिख दिया। हैदराबाद को जल्द यूनिवर्सिटी मिलेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट को बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी के लिए संजीदा है तो हमसे ताउन करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह पहले हो गया, जमीन अब ढूंढी जा रही है। पीपुल्स पार्टी यूनिवर्सिटी के क़याम की मुखालिफ नहीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबे में विफाक की मुदाखलत पर सवाल उठा रही है। नया तालीमी साल अप्रैल में शुरू करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, जो स्कूल अप्रैल में सेशन का आगाज करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पास वालिदैन की बहुत सी शिकायत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, कोई स्कूल 2 माह की फीस तलब नहीं कर सकता। ना अहली या अदम दिलचस्पी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कराची के छोटे बड़े निजी स्कूल्स ने आज से नए तालीमी सेशन का आगाज कर दिया। फीसों में भी मनमाना इजाफा। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। आज सूबाई हुकूमत की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया, यानी सिंध हुकूमत सर जोड़ कर बैठ गई कि किस तरह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस इजलास की सदारत जो है वो सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने की और ये फैसला किया गया कि ये जो रेट लिस्ट निकाली जाती है, जो कमिश्नर कराची की जानिब से निकाली जाती है, इस पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि कराची में मुख्तलिफ बचत बाजार भी लगाए जाएंगे, जिनसे कि जो सारिफीन हैं उन्हें अशिया खुर्दनोश जो है अर्जा कीमतों पर फ़रोख्त की जा सके या उन्हें मिल सके। अब देखना ये होगा कि कमिश्नर कराची की जानिब से रूटीन में भी एक रेट लिस्ट आती है, हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। मेरे पास इस वक्त यहाँ भी ये रेट लिस्ट मौजूद है और मतलब अफसोस की बात यह है कि इस रेट लिस्ट की हैसियत महज एक कागज़ के टुकड़े की सी रह गई है। इस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं होता। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे केएम अब्बासी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम केएम अब्बासी, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। केएम अब्बासी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी केएम अब्बासी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमसे लाइन ड्रॉप हुई है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो इजलास मुनक़िद किया गया है, जो इसमें फैसले किए गए हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो पाता है या महज जिस तरह बाकी इजलासों में बात की जाती है या फैसले किए जाते हैं उसके बाद होता वही है जो अवाम के साथ हमेशा से होता चला आ रहा है। अगर आप रेट लिस्ट पर निगाह डालेंगे तो आपको हैरत होगी कि जो प्राइसेस, चाहे फलों की कीमतें हों, अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों, अंडे या मुर्गी की कीमतें हों, सब्जियों की कीमतें हों, इस लिस्ट में ऐसा लगता है कि हम 10 साल पुरानी कोई फहरिस्त देख रहे हैं या कोई कीमतों की लिस्ट देख रहे हैं। इस वक्त मार्केट में आम तौर पे हर जगह इस लिस्ट की खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जाता। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से या ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड कंट्रोल की जानिब से कोई क्रैकडाउन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। इसी तरह
वेट्स एंड मेजर्स में भी बहुत काफ़ी गड़बड़ की जाती है। बहरहाल हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे के.एम. अब्बासी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी के.एम. अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे बताइएगा आज जो इजलास हुआ है सिंध सूबाई वजीर सिंध के सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू साहब ने जिसकी सदारत की है, इस इजलास में रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से फैसले किए गए। क्या फैसले किए गए इस इजलास में? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, रमजान आता है जैसे ही तो उसमें जो है सब्सिडी के नाम पर भी धोखे किए जाते हैं और महंगाई जो है वो उर्ज पर होती है और हर चीज जो है वो डबल कीमतों में फरोख्त की जाती है। नाम इस मरतबा जो है सबसे पहले सिंध हुकूमत जाग उठी है और उन्होंने 1 माह पहले ही इजलास करना शुरू कर दिया है और अहकामात भी देना शुरू कर दिए हैं ताकि 1 महीना पहले ही जो है इकदाम किए जाए ताकि जो कि ये प्राइस जो है वो कंट्रोल की जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है आज भी उन लोगों को बुलाया गया, जो कमिश्नर्स होते हैं या दीगर जो अफसरान है जिनको प्राइस कंट्रोल करनी है, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं हमेशा की तरह। लेकिन इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि सबसे पहले तो जो महकमा प्राइस है वो प्राइस जो लिस्ट होगी वो हर चीज की लिस्ट जो है वो सुबह सवेरे ही तमाम लोगों को दी जाएगी, यानी दुकानों पे आवेजा की जाएगी ताकि लोग जो है गुमराह ना हो सके और गुमराही से बच सके और जो हुकूमत की जानिब से जो कीमतें तय की गई हैं उन कीमतों पे ही जो है सामान फरोख्त हो सके। ताहम इसमें हुकूमत कितनी कामयाब होती है, क्या होती है, और इसमें खुसूसन ये फैसला भी किया गया है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, क्रैकडाउन होगा या फिर उनको दुकान जो है वो सील करनी पड़ेगी। ताहम इस पर तो ये कहना भी कबल वक्त होगा क्योंकि इस पर हुकूमत कितना कंट्रोल जो है कर सकती है। खुसूसन जो अफसरान है वो उनकी मिली भगत से तमाम तर जो काम होते हैं वो अफसरान अपने जो उनके छोटे छोटे मफादात हैं। ये भी बताइएगा कि क्या कराची में या सिंध भर में बचत बाजार लगाने का भी फैसला किया गया है कि आम लोगों के लिए बचत बाजार लगाए जाएं ताकि शेयर खुर्दनोश जो अर्जा कीमतों पर उन्हें फराहम की जा सके? जी बिल्कुल, इस तरह से बात की जा रही है। मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर अभी तक गौर किया जा रहा है कि आया किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। और जो बचत बाजार होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा ये गया है कि बचत बाजार में भी बड़ी लूट मार होती है और जो प्राइस जो दी जाती है उस पर नहीं होते, बल्कि बचत बाजार के अंदर भी लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर भी चीजें महंगी मिल रही हैं। लेकिन इस मरतबा जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो इस पर जो है खुसूसी तवज्जो देंगे ताकि ये मामला जो है मसाइल जो है अवामी वो हल हो सके। क्योंकि डॉलर की जो कीमत जो कि बढ़ी है तो उसके बाद मजीद रुपए की कदर कम हुई है और महंगाई वैसे ही जो है आसमान से बातें कर रही है। लेकिन जब रमजान आएगा तो यही कीमतें जो है वो उससे भी ऊपर चली जाएंगी जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर होंगी। तो ये जो है सिंध हुकूमत अब कोशिशें तो कर रही है लेकिन कामयाबी जो है वो देखनी पड़ेगी कि आया सिंध हुकूमत इसमें कामयाबी होती है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया के.एम. अब्बासी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही हैं, चाहे टमाटर हो या आम अशिया खुर्दनोश हो, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं नज़र आता। यानी कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी की जाती है वो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। ये जो चीज़ें, यानी जिस तरीके से इस पर क्रैकडाउन होना चाहिए, जिस तरह से ये जो यानी इन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो टीमों के विजिट्स होने चाहिए वो भी हमें कहीं नज़र होते हुए मतलब नज़र नहीं आते। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं है। आया ये जो सारा सामान है या अशिया खुर्दनोश ये मंडी से ही महंगे फ़रोख्त होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अशिया खुर्दनोश हैं ये महंगी दामों जो है ना फ़रोख्त की जाती हैं, या फिर जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपना मनमाना इजाफा हासिल करने के लिए तमाम काम करते हैं। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से और अब इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी बिलाल हसन साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज सुन सकता हूं डॉक्टर बिलाल साहब। ये जो लिस्ट जारी की जाती है कमिश्नर कराची के ऑफिस से, जिसमें अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखी जाएं तो ऐसा लगता है कि कोई 10 या 15 साल पहले की बात की जा रही है। ये मैं चाहूंगा मेरे नाजरीन जो है ना ये देखें भी, ये जो लिस्ट है। सर, क्या इस लिस्ट पे कभी कोई अमल दरामद करने की कोशिश की जाती है या महज ये कागज का टुकड़ा है, ये वेबसाइट पे मौजूद है, सिर्फ खानापुरी के तौर पर यह लिस्ट जारी की जाती है?
डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बदकिस्मती की बात, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ये कागज का एक टुकड़ा है। इसलिए कि नेचुरली इस कमेटी में जो भी फैसले होते हैं वो फैसले तो बादी नजर में जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदारी से की जाती है, इसलिए कि उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि होलसेलर्स हैं, आपके होलसेलर्स खासतौर पे है, मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं होते, होलसेलर्स होते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे होते हैं, मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स के नुमाइंदे होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं, उसमें मीडिया के नुमाइंदे होते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि वहां पर जब हम तय कर रहे होते हैं तो उस तय करने में जो चीज भी, जो हकायक होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान आज 70-75 साल का हो गया, लेकिन बहुत सारी दालें, बहुत सारी अजनास हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट की वजह से जब डॉलर की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं या जो भी मसाइल होते हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो इन सारी चीजों पे जो है इम्पैक्ट कर दी जाती है। नेचुरली अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो कल इन अशिया की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो होलसेलर्स होते हैं, जो जखीरा अंदोज होते हैं, वो फौरी तौर पे अपनी जो अशिया जो उन्होंने जखीरा अंदोजी की होती है उस पर ये रेट इम्पैक्ट कर देते हैं। हमारे पास कमिश्नरी निजाम में जो भी इसके तायुन का सिलसिले की कमेटी कायम है वो नेचुरली बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, ना उनके पास ये पता होता है कि कस्टम की जो अपनी वैल्यूएशन है, जो इंपोर्ट हो रही है चीजें, उसकी वैल्यूएशन क्या है, इंपोर्ट होकर वो चीज कितने में आई, वो कितने में ट्रेडर्स के पास गई और किस तरह जो है वो उसको किया जाएगा, ये तमाम निजाम बिल्कुल गैप है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ एक इदारा है सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई, सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई की जो उनके इंस्पेक्टर्स हैं, उनका काम ये होता है कि वो होलसेल मार्केट में जाते हैं और खुद ही जाके वहां से रेट लेते हैं और रेट लेके आके और ये कह देते हैं कि जनाब फला जगह ये बिक रहा है, फला जगह ये बिक रहा है, फला जगह ये बिक रहा है। उसके पीछे जो एक साइंस होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये रेट में यहाँ पर क्यों बिक रही है, उनके पास इसकी अहलियत है ही नहीं। बताइएगा कि अब जैसे ये अगर रेट लिस्ट का आप मुताला करें तो इसमें स्ट्रॉबेरी जो है ना 500 ग्राम वो 50 रुपए लिखी हुई है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी तो इस वक्त आप सोचेंगे 250-300 रुपए पर केजी फरोख्त हो रहा है, आम मतलब बिल्कुल मार्केट में। आप सब्जी की कीमतें देखते हैं तो आलू 20 रुपए इस लिस्ट में दर्ज है, 40-50 रुपए से कम कहीं आलू आपको मिल नहीं सकता। टमाटर इस वक्त 80, 100, 120 ये रेट चल रहे हैं। सर क्रैकडाउन क्यों नहीं करते? मतलब क्या बिल्कुल ही पावरलेस हो गए हैं हमारे कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर्स या टीम्स, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, या फिर करप्शन है? सर साफ सी बात ये है, मतलब पैसे खाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोई रेड नहीं की जाती, कोई छापा नहीं मारा जाता, किसी को अंदर नहीं। 4 दुकानदारों को पकड़ के अगर अंदर कर दें तो मेरे ख्याल में बाकी लोग खुद ब खुद प्राइसेस को कंट्रोल में ले आएंगे। मंडी पे छापे मारे जाएं अगर सब्जी मंडी से या फ्रूट मंडी से ये चीजें महंगी आ रही हैं तो। सर डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है, ये तमाम काम हम गुज़श्ता मेट्रो वन टीवी चैनल गुज़श्ता 13 साल से ये काम कर रहा है, मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को लेके जाते हैं। बात आपकी सही है कि इसमें करप्शन है, लेकिन ये जो सब्जियों की बात कर रहे थे आप, इसमें सब्जियों के सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं को होता ये है कि रात के 3 बजे जब सब्जियां जो है वो नीलाम होती हैं, तो नीलाम जो होती है वो मनों के हिसाब से होती है। हर जो हमारा जो ट्रेडर्स है, सब्जी फरोश है, वो सब्जी फरोश जो है वो मनों में नहीं खरीदता, वो खरीदता है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। होता ये है कि जब ये तमाम की तमाम नीलामी होती है तो इसमें एक मिडिल मैन होता है जिसको के माशाखोर कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है माशाखोर, जिसको कि हम होलसेलर कहते हैं। वो होलसेलर ये तमाम चीजें खरीद लेता है। ये तमाम चीजें खरीदने के बाद, सस्ते दामों खरीदने के बाद जब ये सब्जी फरोश उससे लेते हैं 10 किलो, किसी ने 15 किलो ली, किसी ने 20 किलो लिया, तो वो रेट जो है वो अपनी मर्जी से बेचता है माशाखोर। माशाखोर जो होलसेलर है सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां एक माफिया है, वहां अगर मीडिया जाती है या सरकारी अफसरान जाते हैं तो बिलाल साहब देखिए, कमिश्नर कराची साहब का इतना तो होल्ड है ना, हम आज उनको कंटिन्यूसली कांटेक्ट करते रहे हैं प्रोग्राम में इस हवाले से कि वो अपना मौकिफ दे दें। वो तो सर ऐसी आंखें चुरा रहे हैं, मतलब वो मौकिफ देने तक के लिए तो तैयार नहीं है। तो ऐसा कमिश्नर क्या किसी पे रेड करेगा सर? क्या किसी को मतलब पकड़ के बंद करेगा? अगर वो इतने ही पावरलेस हैं तो इस्तीफा दे दें। सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब कि कमिश्नर साहब ने ये क्या मसला है तो मुझे उसका अंदाजा तो नहीं है, मैंने भी फोन किया था लेकिन उन्होंने मेरा भी फोन नहीं उठाया। बात यह है कि जो मुतालिका डिप्टी कमिश्नर है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइस चेकिंग की जाए। जब इनसे हम प्राइस चेकिंग की बातें करते हैं तो इनका कहना होता है कि हमारा आधा दिन रेवेन्यू के काम में गुजर जाता है, बाकी पोलियो के काम में गुजर जाता है, बाकी
दीगर उमूर में गुजर जाता है, तजावजाती सिलसिले में गुजर जाता है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरी अपनी जो इतलात है, मेरी अपनी इतलात वो ये है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मुख्तलिफ जो एहलकार हैं, अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो बाकायदा तौर पर इन्हें माहाना भत्ते आते हैं, माहाना भत्ते आते हैं। जब माहाना भत्ते आते हैं तो वो छापे क्यों मारेंगे? बिल्कुल सर, ये जो बिलाल साहब ये बताइएगा, ये जो टर्नओवर यानी खास तौर पे सब्जी का है, फ्रूट का है, मेरे ख्याल में तो ये अरबों रुपए महीने का टर्नओवर है, तो इसमें तो अच्छे खासे पैसे अगर भत्ते पे दिए जाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। करोड़ों रुपए भत्ते पे दे देना मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी बात है। देखिए जी, सब्जी मंडी का जो सिलसिला है ना, उसको संभालता है मार्केट कमेटी संभालती है, जो कि उनकी अपनी मार्केट कमेटी होती है ट्रेडर्स की। इसके अलावा वहां पर जो निगरानी के लिए होते हैं वो होते हैं सिंध ब्यूरो सप्लाई के नुमाइंदे। अब मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई के जो नुमाइंदे होते हैं वो पावरलेस हैं, उन्हें अपनी जान का भी वहां खतरा होता है और दीगर चीजें भी खतरा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो ट्रेडर्स जो उनको रेट देते हैं उस रेट को वो आगे बढ़ा देते हैं। वहां पर कोई भी खौफ नहीं है। पुलिस अच्छा बिलाल साहब, आपकी नॉलेज में है कि दूध की भी नई कीमत खोली जा रही है और अब दूध की नई कीमत शायद 108 रुपए फी लीटर की होगी इसकी? नहीं, अभी तक जो दूध के नर्ख के हवाले से फैसला नहीं हुआ है, इसलिए कि जो साबका जो कमिश्नर थे एजाज अहमद खान साहब, उन्होंने 4 महीने या 6 महीने के बाद दूध के नर्ख को दोबारा तयन करने के लिए वादा किया था, लेकिन इसमें साल हो गया है। दूध फरोशों का एक मुतालबा तो है, लेकिन अभी तक कमिश्नर कराची की जानिब से इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं हुई है और ना ही इस हवाले से कोई भी इस बात का तयन किया गया है कि क्या रेट बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि उनका जो मुतालबा है डेयरी फार्मर, जरा ये कह रहे हैं कि 108 रुपए पे शायद दूध के नए रेट जो है ना दोबारा से खोले जाएं। मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि पिछली मरतबा भी 4 रुपए बढ़े थे, 4 से 5 रुपए बढ़े थे, जो कि 95 थे, लेकिन 1 रुपया मजीद कम किया गया था, 94 पे आ गए थे। तो लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अगर इस दफा रेट बढ़ा तो बहुत ज्यादा 100 तक जाएगा। 100 से ऊपर तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, लेकिन ये कि दूध फरोशों की अपनी जो मुतालबात है वो तो 100 से ऊपर है। अब ये फैसला क्या करते हैं कमिश्नर निजाम की जो कमेटी है वो क्या करती है, लेकिन ये बात तो तय है कि दूध के नर्ख में इजाफा होना चाहिए, इसलिए कि दूध फरोश भी जो है जहां पर के प्रोड्यूस होता है दूध, वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पे मसाइल है, मुश्किलात हैं, पूरी मुश्किलात में वो काम कर रहे हैं। फिर हमारी तलब ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ इस दूध को रेट को बढ़ाने में जो जिम्मेदार है वो हमारे हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि टेट्रा पैक में जो दूध फरोख्त करते हैं, ये मनमानी कीमतों पे जो है उनसे दूध खरीद लेते हैं। जब वो दूध खरीद लेते हैं तो लाभ सी बात है कि एक डेयरी फार्मर जो है उसको जहां फायदा नजर आएगा वो उधर जो पे जाएगा। अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो रेस्टोरेंट्स पे छापे मारे जा रहे थे, उस हवाले से आज एक अदालत में समाअत भी हुई और अदालत ने सिंध फूड अथॉरिटी के हक में फैसला दिया है कि सिंध फूड अथॉरिटी मजाज है कि वो जिस रेस्टोरेंट पे जाए छापा मारे और जुर्माना आयद करे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जुर्माने आयद किए जाते हैं या जो चार्जेस लिए जाते हैं सर, ये कौन से फंड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं इसके पैसे? सर डॉक्टर साहब, ये तो वो बात आपने छेड़ दी जो कि बहुत ही हसास है। ये बात तो हमने कमिश्नर साहब से भी की थी कि जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जुर्माने करते हैं पूरे साल, ये पैसे कहाँ जाते हैं। इसी तरह सिंध फूड अथॉरिटी के जो अपने जुर्माने होते हैं वो माशाल्लाह काफी हेवी होते हैं, बहुत हेवी होते हैं, 50,000 30,000 से कम नहीं होते हैं, बल्कि लाखों में जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां तक सिंध फूड अथॉरिटी की बात है तो उनके पास पूरा एक आईनी कवर दिया गया है। उन्हें आईनी कवर इस तरह दिया गया है कि जब वो छापे मारने जाते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि उनके पास मजिस्ट्रेसी पावर होती है। और सिंध गवर्नमेंट है जो उसके अपने आइन और आर्टिकल दिया है उसमें जो है वो अपने सवाबदादी इख्तियारात के तहत जो है वो जुर्माने कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उनके लिए जो पिटीशन दाखिल की थी उसको रिजेक्ट किया है और उनका कहना यही है कि सिंध फूड अथॉरिटी जहां चाहे छापे मार सकती है और जितना चाहे। सर, ये हुकूमत के खजाने में पैसे जाते हैं या सिंध फूड अथॉरिटी के अपने फंड में जाते हैं? मेरा अपना जाती राय है कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है उनकी जो अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाहें हैं, जो उनकी अपनी एक्सपेंसेस है, वो तमाम की तमाम जो है इन्हीं जुर्मानों से पूरे किए जा रहे हैं। अभी तक तो यही ख्याल आ रहा है, इसलिए सिंध फूड अथॉरिटी के पास भी कुछ फंड्स की कमी है, जिसके में के मुख्तलिफ जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनके पास गाड़ियों का मसला है, दीगर एपरेटस का मसला है। तो ये बाजी नजर में ऐसे ही लगता है कि जनाब ये आप जाती गाड़ियों की बात कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों की बात कर रहे हैं? मैं सरकारी अदारों की बात कर रहा हूँ। सरकारी अदारों में तो ये जो सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ जिले के, और इनके पास गाड़ियां तक नहीं है, इनके पास गाड़ियां तक नहीं है। फिर लाजमी सी बात है इनके पास बहुत सारी चीजों का पैमाना नहीं है जिससे कि वो उसको चेक कर सके। मतलब कि पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकाबले में सिंध फूड अथॉरिटी अभी बहुत ही मतलब कि आप ये समझे कि
ना तो बेकार और बच्चा है, इसलिए कि इनके पास पूरी तरह वो है नहीं तमाम एपरेटिस, और मैंने अंदाजा ये किया कि इनके पास थोड़ा सा फंड्स की भी कमी है। इस फंड्स की कमी को इसी तरह से पूरा किया जाता होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्त दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करना चाहेंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसका इफ्तिताह गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया और इस तकरीब में खिताब भी किया गया और ये कहा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो वज़रा काबीना में हैं उनसे ज़्यादा नफीस अरकान जो हैं वो मौजूद नहीं है काबीना में। और अब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने यह कहा है कि हैदराबाद को जल्द यूनिवर्सिटी मिलेगी और हैदराबाद एयरपोर्ट बंद करने का भी कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का यह कहना है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह पहले कर दिया गया है, ज़मीन अब ढूंढी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी यूनिवर्सिटी के क़याम के खिलाफ नहीं रही, लेकिन चीज़ों को जो है ना यानी वफाक की इतनी मुदाखलत पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साबिर कायम खानी साहब। इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, हैदराबाद से ये मेंबर नेशनल असेंबली है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साबिर कायम खानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला मौका है कि आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया। साबिर कायम खानी साहब, ये बताइएगा कि हैदराबाद में जिस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया है, क्या इसकी ज़मीन मुख्तस कर ली गई है? कितने एकड़ पे इसकी अराजी है? क्या इसमें प्लानिंग की गई है या सिर्फ अभी संग बुनियाद इस्लामाबाद में रख दिया गया है, जगह का पता नहीं है? अच्छा देखिए साहब, असल में यूनिवर्सिटी के क़याम का जो फैसला था ये तो जाहिर है कि होना ही था। हैदराबाद के लोगों का देरीना मुतालबा भी था और मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने जो पीटीआई हुकूमत की बनाने में मदद की और हुकूमत बनी, उसका पहला सरफहरिस्त यही एजेंडा था कि हैदराबाद में जो इल्म के दरवाजे मुख्तलिफ अदवार में बंद रखे गए उनको खोलना है और यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना है। इस लिहाज से उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। मुत्तहिदा हुकूमत के मुतालबे पर वज़ीर आज़म हाउस में गो के इसका संग बुनियाद रखा गया है। तो ये आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी वो एयरमार्क हो चुकी थी। हैदराबाद का एक इलाका है लतीफ़ाबाद में, कोसार, जिसको हम कोसार जोन कहते हैं, वहाँ क्योंकि सिंध हुकूमत ने अब तक जो भी ऐसे हैदराबाद के लिए हम डेवलपमेंट के काम करते हैं उनमें रुकावट डालती रही है, तो सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन मिलने की ना उम्मीद थी, ना उन्होंने पहले कभी हमें इसकी ऑफर की, बल्कि अभी जो आपने बयान सुने उसमें भी उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत शुरू कर दी। होना तो ये चाहिए था कि सिंध गवर्नमेंट ऑफर ये करती कि ठीक है वफा का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और ज़मीन सिंध गवर्नमेंट देगा, इस तरह सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाता, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की। तो हमने कोशिश की जो वफाकी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी ऐसी ज़मीन मौजूद है कि जो अब शहरी इलाके में आ रही है और हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरी हो, तो उस कोसार के पास एयरपोर्ट है, वहाँ सिविल एविएशन की 1400 एकड़ ज़मीन है। उसमें से जो ज़मीन हमें चाहिए वो 25 से 50 एकड़ जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, वो पहले से एयर मार्क है। अब सिर्फ उसकी कागजी कार्रवाई होनी है और वो मुंतकिल होनी है यूनिवर्सिटी के नाम पर HEC को, और ताकि इसका चार्टर और एक्ट पास हो गए, यूनिवर्सिटी की तामीर भी शुरू हो, यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू हो जाए। सर ये बताइएगा कि ये जो ज़मीन है ये दरअसल सिविल एविएशन की ज़मीन है? जी, ये ज़मीन सिविल एविएशन की ज़मीन है, सिविल एविएशन की प्रॉपर्टी है, जो कि इनके अपने सिविल एविएशन का अपने इदारा भी वहाँ मौजूद है। उसके बावजूद बहुत अच्छा जो इदारा मौजूद है सिविल एविएशन का, वो भी तालीम के हवाले से, वहाँ अकेडमी है सिविल एविएशन की, जहाँ वो ट्रेनिंग देते हैं फायर फाइटिंग की और दीगर चीज़ों की। तो ये समझ लें कि वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है जिस पर्पस के लिए उनके पास ज़मीन मौजूद थी, तालीम के लिए। साबिर कायम खानी साहब ये बताइएगा कि इसका कोई नक्शा बनाया गया है, कोई प्लानिंग की गई है? संग बुनियाद तो जब रखा जाता है जब सारे प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर लिए जाते हैं, ज़मीन की मुंतकली हो जाती है, ये तमाम चीज़ें ज़मीन मुख्तस होने के बाद फिर संग बुनियाद रखने का तो मतलब ये होता है ना कि अब तामीर का आगाज़ होना चाहिए। तो सर इस्लामाबाद में किस तरह का संग बुनियाद रखा गया? क्या ये सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबे को पूरा करने के लिए एक नुमाइशी तकरीब कर दी गई, संग बुनियाद रख दिया गया और ये कह दिया गया कि हैदराबाद को जल्द यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? सर ऑन ग्राउंड काम कब से शुरू होगा? देखिए डॉक्टर साहब, आप खुद इस बारे में अच्छी तरह आपको मालूम है, वेल अवेयर है आप कि एक ज़माने में सिंध के तमाम मंसूबे
जो शुरू किए जाते थे वो ऐवान सदर में बैठ के उनका इफ्तिताह किया जाता था, जो ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आते। बहुत सारे मंसूबे हमने देखे, हफ्ते के हफ्ते एक मंसूबा सिंध का हो रहा होता था, और सिंध हुकूमत भी इनकी पीपल्स पार्टी की होती थी, और ऐवान सदर और वफाक में भी इनकी हुकूमत होने के बावजूद कभी ये नहीं हुआ कि उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये मुतालबा जरूर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के मुतालबे पे बनाई जा रही है, लेकिन जब हमने वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जो तालीम को, यूनिवर्सिटी को नहीं बनने देना चाहते, वो कौन लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं, जो अंधेरों में लोगों को रखना चाहते हैं। मैं इस चीज का शुरू से हामी हूँ कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक ऑफर की कि जब हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम उसकी भी आपको एक्सपर्टीज देंगे और कोशिश करेंगे कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बने, जो फेडरल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वो बैनुल अक़वामी मयार की बने, ताकि वहां से जो बच्चे पढ़कर निकले वो मुल्क में और बैरून मुल्क अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। साबिर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी की तामीर है या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कोई कमेटी बनाई गई है क्या? कोई मतलब लोगों को टास्क दिया गया है या सिर्फ इफ्तिताह हो गया है, उसके बाद अब वेट किया जा रहा है? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से जो जिम्मेदारी उस वक्त दी वो वफाकी वजीर और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर और मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को दी, और फरोग नसीम जो है लॉ मिनिस्टर हैं हुकूमत पाकिस्तान के, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के सेनेटर हैं, उनको दी, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को कहा कि आप 3 लोग इस चीज को मुमकिन बनाएंगे कि ये तमाम चीजें हो। इसके हवाले से जो जो स्टेप्स लेने हैं, कहीं आपने मजीद लोगों को शामिल करना है, कहीं मुश्किल आ रही है, कहीं और रुकावट आ रही है, उन सबको आपने दूर करनी है और मुझसे आप डायरेक्ट रब्ता करके इस चीज को मुमकिन बनाएंगे। तो ये टाइम फ्रेम या कोई डेडलाइन इस हवाले से मुकर्रर की गई है कि जी इस तारीख तक इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कर लिया जाएगा, या कोई एक जैसे स्टेप्स बनाए जाते हैं कि जी अब? जी डॉक्टर साहब, देखें, हैदराबाद ने 70 साल हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के कयाम का इंतजार किया है। 70 साल, 70 ईयर्स बहुत होता है। अब थोड़े से दिनों में आपने देखा ये डेवलपमेंट हुई कि पहले ही 5-6 माह में उसका संग बुनियाद रखा गया, उसके फौरन बाद आज गवर्नर का हैदराबाद का विजिट हो गया जमीन के हवाले से। इसी हम समझ रहे हैं कि महीनों में इसका चार्टर और एक्ट पास हो जाएगा, और हमारी ये कोशिश होगी कि बिल्डिंग तामीर शुरू हो और हम क्लासें भी शुरू कहीं ऐसा कर लें कि यूनिवर्सिटी की बुनियाद के साथ साथ उसकी फैकल्टीज शुरू हो जाए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। साहब, लेकिन प्लानिंग का फुकदान नजर आता है ना। देखिए, एक चीजों की प्लानिंग होती है, कोई डेडलाइन सेट की जाती है स्टेप बाय स्टेप के जी इस डेट तक नक्शा वगैरह कंप्लीट कर लिया जाएगा, तामीर इस डेट को स्टार्ट कर ली जाएगी, पहला फेज इतने साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा, सेकंड फेज में ये किया जाएगा। सर, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर यानी एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी का क़याम होने जा रहा है, लेकिन ना तो ऑन ग्राउंड कोई चीजें नजर आ रही हैं, ना कोई कागजात के हवाले से प्लानिंग नजर आ रही है, अगर कोई है तो आप मुझे बताएं। वैसे डॉक्टर साहब, हमने ऐसे इदारे बनते देखे कि जो एक छोटे से कमरे में से शुरू हुए आज बड़े इदारे। तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के क़याम के वक्त एक कमरे में या एक मैदान में कायम किए गए थे, चाहे हम पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर की बात करें, रेडियो पाकिस्तान की बात करें। लेकिन सर, ये तो 21वीं सदी है, यहाँ तो अब ये काम नहीं होता ना सर। मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो भी आपकी ये बात है, इंशाल्लाह ये आपकी तशनगी की मौसर तशफ़ी होगी कि आपको जो भी चीजें वो जल्द अज जल्द आपके इल्म में आ जाएंगी। पूरा इसका प्लान आपके इल्म में आ जाएगा, कब यूनिवर्सिटी शुरू हो जा रही है, कब बिल्डिंग बनेगी, पहला प्लान कब होगा, क्लासें कब शुरू होंगी। मैं समझता हूँ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और सारा प्लान आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया कोई इसमें यानी टाइम फ्रेम सेट किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये प्री रिक्विजिट्स होती हैं, यानी पहले प्लानिंग की जाती है, नक्शा बनाया जाता है, ज़मीन मुख्तस होती है, साथ ही साथ इस को का तयन किया जाता है कि पहले फेज़ में क्या तामीर की जाएगी, सेकंड फेज़ में क्या चीज़ तामीर की जाएगी, उसके बाद फिर कहीं जाके संग बुनियाद रखा जाता है। यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद तो रख दिया गया है, लेकिन ये संग बुनियाद इस्लामाबाद में रखा गया है। अब हैदराबाद में प्रॉपर ऑन ग्राउंड ज़मीन पर कब संग बुनियाद रखा जाता है, कब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, इसका इंतजार ही रहेगा, और हम भी इसको फॉलो अप करते रहेंगे कि इस हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहेंगे, जो कि है नए तालीमी साल के हवाले से। बहुत से स्कूलों ने आज से नया तालीमी साल शुरू कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट के आला अदलिया के भी फैसला मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि तालीमी साल जो है वो मई में ख़त्म होगा, और फिर
यकम अगस्त से जो है ना वो क्लासें शुरू की जाएंगी। इसमें जून और जुलाई की फीसों के लिए भी यानी वसूल करने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं कराची के जिनमें आज से नया निसाब और नया तालीमी साल शुरू हो गया है। इसी बारे से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की जो एसोसिएशन चेयरमैन है आसिफ खान साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ खान साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आपकी दुआएं चाहिए। सर ये बताइएगा कि क्या कराची के स्कूलों में नया तालीमी साल इसका आगाज हो गया है या ऐसी सिर्फ खबरें मौजूद हैं? देखिए भाई, मैं आपको ये बताऊं कि तालीमी साल पिछले साल अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और 12 महीने मार्च में खत्म हो जाते हैं। और ये सेशन जो है 70 से 80% कराची के स्कूलों ने जो है अप्रैल से सेशन शुरू किया है। उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक किया गया है, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि 12 महीने की फीस दी है तो 12 महीने के अंदर साल कंप्लीट होना चाहिए, ना कि 13 महीने की फीस हम दें और 12 महीने पढ़ाएं। और जितने भी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इनका स्टार्टिंग के अंदर ही जो है उनका सिलेबस डिजाइन हो जाता है। वो हर महीने का जो है कैलेंडर तैयार कर लेते हैं। उनको पता होता है कि कब हमें मिड टर्म करना है, कब हमें फाइनल करना है, कब हमें टेस्ट लेने हैं। उसके हिसाब से सारे डिजाइन हुए हुए थे। अच्छा आसिफ खान साहब, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है इस हवाले से कि तालीमी साल जो है ना वो यकम अगस्त से शुरू किया जाएगा। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स का इजलास हुआ जिसके अंदर ये फैसला किया गया, तालीमी साल का वक्त चेंज कर दिया गया उसके स्टार्ट करने का। अभी तमाम चीजें की गई। सर क्या प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं आते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात हैं उन पे भी अमल दरामद नहीं करेंगे? सर मैं आपको एक बात कहूं कि इस मामले के अंदर, सेशन स्टार्ट के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान नहीं है। ये सरदार अली शाह जो हमारे रिस्पेक्टिव वजीर तालीम है, उन्होंने ये कहा कि सेशन अब जो है जुलाई के अंदर शुरू होगा, मई और जून के अंदर छुट्टियां होंगी रमजानों की वजह से। हम सब तमाम 100% स्कूल इसको ऑनर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पे अमल कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे जो है आसिफ खान साहब, अभी आप कह रहे हैं कि 70 से 80% स्कूलों ने आज से अपना तालीमी साल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि अब यकम जुलाई से शुरू किया जाएगा। सर हकीकत क्या है? देखिए सिलसिला ये होता है भाई मेरे कि अगर आप जुलाई के अंदर स्टार्ट करेंगे तो शहर के अंदर गवर्नमेंट की किताबें अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को भी जो किताब प्रिस्क्राइब करते हैं वो अवेलेबल नहीं होती। 1 जुलाई से अगर सेशन स्टार्ट करेंगे तो बच्चे कब कॉपियां लेंगे, कब किताब लेंगे? इसके अंदर 10-15 दिन जाया हो जाएंगे। अगर अप्रैल से वो स्टार्ट लेते हैं, टीचर्स को अपॉइंट करते हैं 1 जुलाई के लिए, बहुत सी टीचर्स की शादियां हो जाती हैं, बहुत सी टीचर्स जॉब छोड़ देती हैं, बहुत से लोग अपने एड्रेस चेंज कर देते हैं। आसिफ खान साहब पहले मुझे सिर्फ हाँ या ना में ये बता दें कि क्या कराची के स्कूलों ने आज से तालीमी सेशन का आगाज किया है या नहीं किया है? तालीमी सेशन का आगाज 70 से 80% लोगों ने कर दिया है। किसी ने जो है अप्रैल के 10 तारीख से शुरू करेंगे, कोई 7 तारीख से शुरू कर दिया है और इसके अंदर कोई अना का मामला नहीं है। मई जून तो ये तो ने कहा आसिफ खान साहब ये तो साफ खुली खिलाफ वर्जी है ना, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की खिलाफ वर्जी है। जो सूबाई वजीर तालीम सरदार अली शाह साहब के कि इसको अना का और इज्जत का मसला ना बनाए। हम तालीम दे रहे हैं, हमने 12 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करा लिया। आसिफ खान साहब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ जो 13 महीने की फीस ले मेरी आप सर मेरी अर्ज सुन लें आप। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ स्कूल्स जो हैं ये मई और जून की यानी मौसम गर्मा की तातीलात की छुट्टियों की फीस वसूल करने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स के फैसले मौजूद हैं, वजीर तालीम का मतलब हुक्मनामा मौजूद है। आप कोर्ट ने कब कहा कि जून जुलाई में 2018 का फैसला आया था जस्टिस निसार साकिब साहब, सिंध हाई कोर्ट में कल समाप्त हुई है। जज साहब ने कल कहा है वो 2018 के जून जुलाई में से 1 महीने की फीस एडजस्ट करेंगे, जो कि तकरीबन 100% स्कूलों ने इसके ऊपर अमल किया और उन्होंने रिफंड कर दी है। हम सब ने भी जो रिफंड कर दी है जिसकी भी 5000 से ज्यादा की फीस
इस साल के लिए 2019 के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जी आप मई की या जून की या जुलाई की फीस नहीं लेंगे। आसिफ खान साहब, कल समाअत हुई है, आप मेरी बात तो सुन लें सर। कल समाअत हुई है, अदालत ने कल ये फैसला, यानी बाकायदा सवाल किया गया है कि जब 1 जुलाई से सेशन का आगाज होगा और ये मई और जून की फीसें जो हैं ये किस तरह वसूल की जा सकती हैं। बाकायदा हुक्मनामा 15 अप्रैल तक, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट सर। 15 अप्रैल तक स्कूलों को रिवाइज चालान इशू करने का टाइम दिया गया है। मैं जो आप कहेंगे मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बल्कि आज आसिफ खोसा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो स्कूल अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, तो और वो अपनी फीस बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। जब 5% का आप पाबंद नहीं कर सकते, जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो उनके ऊपर 5% की भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और जो आज सेशन हुआ था उसके ऊपर तमाम, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या पेरेंट्स हो, सब मुतमईन है, सब खुश है। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये होगा कि डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स जो है वो जो फैसले किए गए थे इजलास में उस पर अमल दरामद करने में बिल्कुल नाकाम है, यानी टोटली डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हमें फेल नजर आता है। इसके अलावा वजीर तालीम सरदार शाह साहब वो खुद बरहमी का इजहार कर रहे हैं, वो भी इन फैसलों पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि स्कूल्स मजाज नहीं हैं कि वो किसी सूरत भी 2 माह की फीस ले सकें, 1 माह की फीस लेने के मजाज हैं, और 15 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है स्कूलों को रिवाइज्ड फी चालान दोबारा अदालत में जमा कराने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या आया जिस तरह स्कूल मनमानियां कर रहे हैं क्या ये इसी तरह चलती रहेंगी, या डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उस पर कुछ एक्शन लेता है, या फिर इन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।